प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी सज्जनों का, भाइयों बहनों का सप्रेम नमस्कार। जैसा कि हम प्रतिदिन समाज में आर्थिक न्याय के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिदिन यह कार्यक्रम चलाते हैं और आर्थिक न्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन विषय होने के कारण उसकी समझ जब तक समाज में पैदा नहीं होती, उसके प्रति जब तक समाज में जागरूकता पैदा नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तब तक समाज की समस्याओं में कोई कमी भी नहीं आ सकती। आज जो भयावह स्थिति पूरे विश्व में देखने को मिल रही है, पूरी दुनिया में लोगों के बीच भयावह टकराव है, परस्पर किसी प्रकार की सद्भावना नहीं है। सब लोग लोभ लालच में डूबे हुए सत्य को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। कहने वाले लोग तो कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मूल कारण यह है कि समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है, भारत में जो व्यवस्था बनी हुई है, वह पूंजीवाद ही वर्तमान समस्याओं का वास्तविक कारण है। और पूंजीवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में भी काफी बातें हमने बताई हैं। आज भी क्या स्थिति देख रहे हैं आप, एक और समाज में शांति की बातें होती हैं, दूसरी तरफ दुनिया के किसी न किसी कोने में लड़ाई चलती रहती है। बड़े बड़े देशों के बीच किसी न किसी बात पर युद्ध छिड़ा रहता है, और युद्ध छिड़ा रहता है तो फिर शांति कहां से होगी। कहीं पर भारी अन्न का उत्पादन होता है तो कहीं भूखे मरते हैं, भूखमरी की स्थितियां बनती हैं, भयानक आर्थिक असमानता हमेशा बनी रहती है। समाज में न्याय की बातें चलती हैं, लेकिन न्याय का कहीं पता नहीं रहता। हमारे देश में भी कहने के लिए लोकतंत्र है, किंतु लोकतंत्र है तो फिर भयानक गरीबी और अमीरी क्यों है। सत्ता की लड़ाई चलती है, भूखमरी चलती रहती है, लड़ाइयां चलती रहती हैं, गरीबों के कल्याण की बात होती रहती है। और इसी तरह आपने सुना होगा कल कि भारत में रामानुज संप्रदाय के महान संत
महर्षि रामानुजाचार्य का जन्म का 1000 वर्ष का जो जन्मदिन है उस वह मनाया गया। भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ, विशाल भव्य ऊंचे मंदिर का निर्माण हुआ और बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ। किंतु सवाल इस बात का है, इस प्रकार के अच्छे आयोजन निरंतर होते रहने के बावजूद भी समाज में अर्थनीति का बदलाव क्यों नहीं हुआ? समाज में वही मारामारी की स्थिति बनी क्यों रही? यही तो मूल प्रश्न है। सत्ता में कोई भी आए, किसी भी पार्टी का शासन हो, परिस्थिति नहीं बदलती। समाज में जो परस्पर विश्वास, सद्भाव, सहायता, आत्मीयता, प्रेम, निश्चलता और एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक वसुधैव कुटुंबकम की वह स्थिति क्यों नहीं बनती? इस प्रश्न को हम बार बार कहते हैं और इसका कारण भी हम बताते हैं। और इसमें हमारा फिर कहना है कि आप कमेंट कीजिए, हम सवाल उठाते हैं, नए नए ढंग से बात समझाते हैं। और जब तक आप बात समझेंगे नहीं, तब तक एक सुखी और आदर्श समाज की स्थापना का उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, वह पूरा नहीं होगा। और हम इसी लक्ष्य को की पूर्ति होने तक अपना यह अभियान चालू रखेंगे और रखना भी चाहिए। मूल बात क्या थी? मूल बात को हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं। यदि आर्थिक न्याय समाज में स्थापित नहीं होता तो ये कभी शांति नहीं आ सकती, कभी सद्भाव नहीं आ सकता। साहस की बातें बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन शासक बनने वाले लोग फिर हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है, पूरी तरह विश्व में भय मुक्त और अभाव मुक्त स्वच्छ व्यवस्था का निर्माण करना है, तो फिर वह बिना आर्थिक न्याय के नहीं हो सकता। और आर्थिक न्याय की परिभाषा हमने कही है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सबकी स्वतंत्रता भी स्थापित रहनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने से नहीं रोका जाना चाहिए। और किसी के साथ भी किसी प्रकार के बल का उपयोग नहीं होना चाहिए। यह सभी बातें बड़ी कठिन लगती हैं, किंतु मैं कहना चाहता हूं, आर्थिक न्याय की अवधारणा से आज भी पूरी दुनिया अनजान है। और इसीलिए एक ओर तो
वैश्विक खेलों की बात हो रही है। चीन में विंटर सीजन हो रहे हैं, विंटर खेल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका राजनीतिक कारणों से उसके बहिष्कार की मुहिम चलाए हुए है। भारत भी उसका हिस्सा है कि एक तरफ तो हम खेलों का नाटक कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच जो आशंकाएं हैं, जो युद्ध की आशंकाएं हैं, वो उनके ऊपर विराम भी नहीं लग रहा है। यह कितनी तरह का चरित्र पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, इसको आप खुद देख लीजिए। अगर आप इसको समाप्त करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल और केवल आर्थिक न्याय को ठीक से समझ लीजिए, अन्यथा आप शासक बदलेंगे, आप दल बदलेंगे, लेकिन बेईमानी, भ्रष्टाचार, झूठ, अपराध और अनेक प्रकार के षड्यंत्रों से समाज को छुटकारा नहीं मिलेगा। मूल रूप से हमारा एक ही कहना है, न्याय के आधार पर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो समान अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार बराबर होना चाहिए, योग्यताएं अलग, क्षमताएं अलग, रुचियां अलग, सब कुछ अलग, आवश्यकताएं अलग, परिस्थितियां अलग। तो समानता की यह अवधारणा कैसे आएगी? तो उसका हमारा बहुत ही सीधा, सहज और बिल्कुल निर्दोष सूत्र है, औसत संपत्ति अधिकार। अर्थात यदि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है, तो फिर एक व्यक्ति का अधिकार कितना होगा? वह स्त्री या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किस धर्म का है, क्या भाषा बोलता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सारा टकराव समाज में उसी के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि इसलिए केवल शासकों के बदलने से बात नहीं बदलती, पार्टियों के बदलने से बात नहीं बदलती, तरह तरह की शपथ दिलाने से बात नहीं बदलती। मूल रूप से बात बदलती है औसत संपत्ति अधिकार भूलना चाहिए। हर व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, और उसका मतलब है औसत से अधिक यह मूलभूत अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। अर्थात सारे प्राकृतिक संसाधन उनका वर्तमान मूल्य के अनुसार मूल्यांकन हो और उसे जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, तो जो अंक प्राप्त होंगे वही एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाना चाहिए। जन्म सिद्ध अधिकार जब तक नहीं होगा और इसी आधार पर जब पूरी अर्थनीति का निर्माण नहीं होगा, तब तक समाज में न्याय की स्थापना करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि भारत की बात करें या विश्व की बात करें, सारे प्राकृतिक संसाधनों का योग, उनका वर्तमान मूल्य और जनसंख्या से भाग देना और उससे जो अंक प्राप्त हो, जो राशि प्राप्त हो, उसे मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना। और जिसके पास इससे अधिक धन संग्रह हो, उसके अधिक धन के ऊपर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाना।
इसका दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और अगर ये इससे ऊपर की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाए तो क्यों लगाया जाए? क्योंकि हमारा मानना है कि इससे अधिक संपत्ति जो भी संग्रह करता है वह समाज का कर्जदार होता है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर हमने धोखा खाया, धोखा दिया, और आज भी हम वही धोखा खा रहे हैं। परिणाम साफ है, मुट्ठी भर लोगों के पास सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई। बातें बड़ी बड़ी, समाज को लाभ देने की, गरीब आदमी का भला करने की, और सब कुछ बकवास सिद्ध हो रहा है। ये आपके सामने है। तो मेरा कहना है, औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए, और बाकी किसी भी प्रकार का कोई कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी रास्ते से, इसी कर प्रणाली से जितना कर प्राप्त हो उसी के आधार पर बजट का निर्माण कीजिए, और बजट पूरा होने के अनुसार शेष बचे शुद्ध लाभ को बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी भेदभाव के समाज में बराबर बराबर बांटते रहिए। बजट काटने के बाद जो शुद्ध लाभ बचे वह समाज का शुद्ध अतिरिक्त लाभ होगा, और उसका बंटवारा भी बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। अभी जैसे हमारा स्वामी रामानुजाचार्य का 1000वां जन्म दिवस मनाया, वे इसी समानता के पक्षधर थे। उस महापुरुष ने पूरी दुनिया में उसे फैलाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी वैसी कोई अर्थनीति भारत के किसी भी कोने में नहीं, किसी प्रांत में नहीं। केंद्र सरकार ने इसको आज तक स्वीकार नहीं किया, और विपक्ष के किसी नेता ने इसकी मांग नहीं की। देश में संसद सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, अनेक तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाने की बात किसी कोने से नहीं उठ रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? न गरीबी अमीरी में कमी आने वाली, न गरीबों की गरीबी दूर होने वाली, न अमीरों की मनमानी समाप्त होने वाली, और समाज में जो युद्ध और लड़ाइयों की स्थिति बनी हुई है, विनाशकारी हथियारों की होड़ चल रही है, रूस और यूक्रेन में जो झगड़ा हो रहा है, और दोनों ही देशों, पूरी दुनिया में जो विश्व युद्ध का भयानक खतरा हो रहा है, उससे समाज को कोई छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा सब लोगों से ये निवेदन है, औसत संपत्ति अधिकार को व्यक्ति के मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करें, और औसत से अधिक संपत्ति रखने वालों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाएं। दूसरा कोई कर मत लगाएं, और शेष बचे शुद्ध लाभ का वितरण निरंतर बिना भी किसी भेदभाव के करते रहें। तो मैं बार बार यह बात बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में केवल 0.2% लोगों पर नाम मात्र का टैक्स संपत्ति कर आपको लगाना पड़ेगा। आयकर फर्जीवाड़ा है, समाज के साथ धोखा है।